नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 9 नवंबर की स्पीड न्यूज़। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट 18 माह के अंदर मुकम्मल करने के ऐलान के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मनसूबे के डिज़ाइन के मरहले को सिर्फ 30 दिनों में हतमी शक्ल देने का ऐलान किया है। अपने बयान में उन्होंने हुकूमत की मुसनदी को बहाल करने एक पुरकशिश रिवर फ्रंट तैयार करने के अज़्म को उजागर किया। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट इनकी इंतज़ामिया की हैदराबाद के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और दरिया की खूबसूरती को बढ़ाने की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है। मुसनदी को खित्ते की तारीखी और सकाफती अहमियत हासिल है और इस मनसूबे के ज़रिए इसे मज़ीद नुमायां बनाने का इरादा है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए जामे कास्ट सर्वे को पूरी दिलचस्पी के साथ मुकम्मल करे। सर्वे की निगरानी करने वाले खुसूसी अफसरान के साथ मुनाकिदा टेली कॉन्फ्रेंस के दौरान शांति कुमारी ने रियासत भर में घर घर सर्वे की पेशरफ का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा मनसूबाबंदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के दौरान शांति कुमारी ने कहा कि घरेलू मालूमात इकट्ठा करने और स्टिकर्स लगाने का अमल मुकम्मल होने के बाद मरकजी सर्वे 9 नवंबर से शुरू होगा। उन्होंने जिले कलेक्टर और नोडल ऑफिसर्स को ऑन फील्ड ऑफिसर्स के साथ जायजा इजलास मुनाक़िद करने की हिदायत दी ताकि यकीनी बनाया जा सके सर्वे को आसानी से मुकम्मल किया जा सके। महकमे तालीम तेलंगाना ने 7 असातिज़ा जिन्होंने DSC 2024 में कामयाबी हासिल की थी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए तकर्रुरी के अहकामात हासिल किए थे को 22 दिन की मुलाजिमत के बाद बरतरफ कर दिया। इन असातिज़ा को 9 अक्टूबर को हैदराबाद में तकर्रुरी के खतूत दिए गए थे, लेकिन इन्हें अचानक इत्तला दिए बगैर दूसरों से तब्दील कर दिया गया। जब ये असातिज़ा हस्बे मामूल जुमेरात को स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर ने इन्हें बरतरफी की इत्तला दी, जिस पर वो घबरा कर जिले तालीमी अफसर सोमेशकर शर्मा के पास गए। शर्मा ने बताया कि GOS नंबर 25 के मुताबिक इनके पास मतलूबा तालीमी काबिलियत नहीं, इसलिए इन्हें बरतरफ कर दिया गया है। रियासती वज़ीर रेवेन्यू, हाउसिंग, इत्तलात और ताल्लुकात आमा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि देसी बम या लक्ष्मी बम के बजाय जल्द ही सियासी एटम बम फटने वाले हैं। वाज़ेह है कि पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि दिवाली से पहले सियासी बम फटने वाले हैं। उन्होंने कहा इनके इस बयान पर KTR ने इनसे सवाल किया था कि ऐसे कहने वाले पोंगुलेटी श्रीनिवास होते कौन हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने तबसरों में KTR और दीगर BRS कायदीन के नामों का तस्करा नहीं किया था, लेकिन KTR ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। श्रीनिवास रेड्डी ने मशवरा दिया कि अगर KTR को लगता है कि वो गलत हैं तो पुलिस के सामने जाकर खुद सुपुर्दगी तैयार करें। उन्होंने मजीद कहा कि KTR को अदालत के फैसले का एहतराम करना चाहिए। BRS लीडर अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अवामी फंड्स को लूटा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सताइश करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की आईनी बेंच ने 1967 के एक अहम फैसले को पलटने के लिए 4-3 से फैसला सुनाया, जिसने AMU की अक़लियती हैसियत को ख़त्म कर दिया था। हैदराबाद के MP ने एक्स पर पोस्ट किया कि 1967 के फैसले ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने आईन हिंद के आर्टिकल 30 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अक़लियतों को अपने तालीमी इदारों को कायम करने, उनके नज़्म नस्क व निगरानी का हक हासिल है। मेटपल्ली की साबिक MLA कोमरेड्डी ज्योति देवी का जुम्मा की रात खराबी सेहत की वजह से इंतकाल हो गया। ज्योति देवी, जिन्हें एक हफ्ता कबल सेहत की खराबी की वजह से बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। वो 70 साल की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक कानून साज कोमरेड्डी रामुलु की बीवी ज्योति देवी ने शौहर से हौसला अफजाई के साथ सियासत में कदम रखा और 1994 में मेटपल्ली मंडल के वेंकटरावपेट से MPTC के तौर पर पहली बार मुंतखब हुई थी। GHMC की जानिब से हफ्ता 9 नवंबर को शास्त्रीपुरम में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई। GHMC ने साइबराबाद पुलिस के ताउन से शास्त्रीपुरम में फुटपाथ पर तजावुजात को हटाने का काम शुरू किया। GHMC इन दुकानदारों की तरफ से लगाए गए शेडों पर तवज्जो मरकूज कर रहा जो फुटपाथ पर तजावुजात करते हैं। GHMC की कुल 4 टीमें तजावुजात को हटा रही हैं। मुबीना तौर पर GHMC ने मकामी दुकानदारों से शेड हटाने को कहा, जबकि कुछ ने रज़ाकाराना तौर पर इन्हें हटा दिया। कुछ दुकान के मालिकान ने ऐसा नहीं किया और फिर GHMC अहदेदारों ने इनके खिलाफ तजावुजात को हटाने की मुहिम शुरू की। तेलंगाना के नलगोंडा जिले के डिंडी डैम में एक बैंक मैनेजर ने खुद कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। यह अफसोसनाक वाक़या जुमा के रोज़ पेश आया। पुलिस के मुताबिक देवरकुंडे के रिहायशी 48 साला सैयद कादर पाशा डिंडी DCC बैंक के मैनेजर थे और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे थे। तलाशी के दौरान डैम के करीब मैनेजर की स्कूटी, ऐनक और फ़ोन मिला, जिस पर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मछलियां पकड़ने वालों की मदद से डैम में तलाशी का काम शुरू किया और आखिरकार मैनेजर की लाश बरामद की। पुलिस के इब्तदाई शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि सैयद कादर बादशाह ने खुदकशी की है। तहम मौत की असल वजह जानने के लिए केस की मजीद तफ्तीश जारी है। बताया गया है कि मुतवफ़्फ़ी को बीवी के अलावा एक लड़का और एक लड़की भी है।
सैबराबाद एसओटी ने हफ्ते को 22 टन पीडीएस चावल को जब्त किया जब इसे कर्नाटक ले जाया जा रहा था। स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर ने राजेंद्र नगर में चावल के थैलों से लदे एक ट्रक को रोका। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मालूम हुआ कि ये लोग गरीब लोगों से चावल जमा करके कर्नाटक स्मगल कर रहे थे, जहां इसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जाता था। हैदराबाद के इलाके चल्लापल्ली वेंकट रेड्डी नगर में 1 नवंबर को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक शख्स कैन से कार में पेट्रोल डाल रहा था कि अचानक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कार के करीब खेल रही महेश्वरी नामी 6 साल लड़की जसोता नामी 4 साल लड़की शदीद जख्मी हो गई थी। दोनों बच्चों को फौरी तौर पर उस्मानिया और गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस के मुताबिक महेश्वरी की गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मकामी अफराद का कहना है कि कार के मालिक की गफलत और लापरवाही की वजह से एक बच्ची की जान गई, दूसरी बच्ची जहरी तौर पर झुलस गई। इस वाक़े के बाद मकामी अवाम ने हादसे के जिम्मेदार शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने बताया कि हफ्ते को सुबह सवेरे कलबुर्गी के कमलापुर तालुके में मारागोटी क्रॉस के करीब एक कार पिकअप मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले भार्गव कृष्णा 55 साल, इसकी बीवी संगीता 45 साल, उनके बेटे उत्तम राघवन 28 साल के तौर पर हुई। पुलिस ने मजीद कहा कि मुतवफ़्फ़ी कार ड्राइवर की शिनाख्त अभी तक मालूम नहीं हो सकी। हुक्काम के मुताबिक यह खानदान अफजलपुर तालुके के गंगापुर में दत्तात्रेय मंदिर की यात्रा पर था जब यह वाक़या पेश आया। मगरबी बंगाल में सिकंदराबाद से शालीमार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डब्बे 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता पटरी से उतर गए। साउथ ईस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ओम प्रकाश चरण ने फ़ोन पर तस्दीक की कि नलपुर स्टेशन के करीब पटरी से उतरने का वाक़या पेश आया, जिसमें B1 और दीगर 2 डब्बे शामिल थे। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। कांग्रेस ने राजघाट से अपनी एक माह तवील दहली न्याय यात्रा शुरू की ताकि शहर की आम आदमी पार्टी हुकूमत को आइंदा साल के असेंबली इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ मसाइल पर घेरा जाए। सदर दहली प्रदेश कांग्रेस देवेंद्र यादव, AICC काज़ी अजय माकिन, चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह को, तीनर क़ायद सुभाष चोपड़ा और साबिक सदर दहली प्रदेश कांग्रेस अनिल चौधरी ने मार्च में हिस्सा लिया। शुरा ने शराब की बोतल की शक्ल के 2 बड़े गुब्बारे उठा रखे थे, जिन पर अरविंद केजरीवाल का खाका बना था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह कांग्रेस वर्कर्स और कायदीन दहली न्याय यात्रा में शहर के लोगों से बातचीत करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि गुज़िश्ता 10 बरस में आवाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। ये यात्रा कौमी दारुल हुकूमत के तमाम 70 असम्बली हलकों से गुजरेगी और 4 दिसंबर को तीमारपुर में इख्तिताम को पहुंचेगी। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात करीब हैं। रियासत में 20 नवंबर को एक ही मरहले में वोटिंग होगी। ऐसे में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही रियासत में ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज है, जिसके बाद तमाम तहकीकाती एजेंसियाँ और पुलिस रियासत में होने वाली हर सरगर्मी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। दरियास्ता चेकिंग के दौरान पुलिस ने पालघर में एक गाड़ी से 3 करोड़ से ज़्यादा की नकद रकम बरामद की और मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पालघर के वड़ापल्ली मार्ग से विक्रमगढ़ की तरफ जाते हुए देखकर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद गाड़ी को रोककर ड्राइवर से पूछताछ की गई। तफ्तीश के दौरान कार से तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो कबायलियों से पानी, जंगल, जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। झारखंड के सिमडेगा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते मिस्टर गांधी ने झारखंड इंतखाबात को इंडिया ब्लॉक और बीजेपी RSS इत्तेहाद के दरमियान नजरियाती लड़ाई करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो इख्तियार में आए तो जात पात की मर्दमशुमारी को यकीनी बनाएंगे और रिजर्वेशन पर 50% की हद को ख़त्म करेंगे। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के इमाम और मुबल्लिग शेख डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल बोईजान जमा 8 नवंबर को हिंदुस्तान के 8 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। अल बोईजान का दौरा इस्लामी उमूर, दावत और रहनुमाई की वजारत के ज़रिए निगरानी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आया है, जिसमें मुतादिद ममालिक के 2 मुक़द्दस मसाजिद के इमामों के दौरे शामिल है। हिंदुस्तान आमद पर इनका और उनके वफ्द का हिंदुस्तान में मौजूद सऊदी सिफारतखाने के 4 दी अफेयर जद्दी बिन नाइफ अल रिखास ने इस्तकबाल किया। अल बोईजान 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता और 10 नवंबर बरोज़ इतवार को नई दिल्ली की तारीखी रामलीला मैदान तुर्कमान गेट पर मुकर्रर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल हुकाम से कहा कि अलहदगी पसंद कायद यासीन मलिक को इलाज मुआलजे की ज़रूरी सहूलत फराहम की जाए। दहशतगर्दी केस में यासीन मलिक उम्र कैद काट रहे हैं। कहा जाता है कि वो भूख हड़ताल पर हैं। जस्टिस M अनूप कुमार ने मरकज़ हुकूमत दिल्ली और तिहाड़ जेल हुकाम को नोटिस जारी की और हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। यासीन मलिक के वकील ने अदालत को बताया कि इनका मुवक्किल 1 नवंबर से भूख हड़ताल पर है, इससे फौरी दवाखाने में शरीक कराना ज़रूरी है।
کرناٹک کے ضلع کولار میں بنگال پیٹ وندر روڈ کے قریب ایک 3 منزلہ عمارت جمعہ کو مرمت کے دوران منہدم ہو گئی۔ یہ عمارت راج کمار نامی شخص کی ملکیت تھی۔ حادثے سے 2 ماہ قبل اسے خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ گراؤنڈ فلور پر جاری مرمت کے دوران عمارت کا ڈھانچہ منہدم ہو گیا، جس سے قریب ہی واقع ایک خانگی اسکول کے کمپاؤنڈ کو کافی نقصان پہنچا۔ خوش قسمتی سے فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے عمارت میں رہنے والے 3 خاندانوں کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ حکام نے بتایا کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ پولیس نے سلسلے میں شکایت درج کر لی اور حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ عمارت محض چند سیکنڈز میں ایک پتے کی طرح زمین پر گر گئی، جبکہ کچھ مزدور نیچے کی منزل پر حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بنگلور کے ایک پرائیویٹ اسکول سے ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے سب کو چونکا دیا ہے۔ معلومات کے مطابق جمعہ 8 نومبر کو بنگلور کے ہولی کرائسٹ انگلش اسکول میں کچھ طلباء ایک دوسرے پر پانی چھڑک رہے تھے۔ اس دوران پانی کے چند قطرے اس کے ایک استاد پر پڑے۔ پانی گرنے سے وہ غصے میں آ گیا اور طالب علم کو لکڑی کے ڈنڈے سے مارا، جس کی وجہ سے بچے کا دانت ٹوٹ گیا۔ رپورٹ کے مطابق جیسے ہی پولیس افسران کو معاملے کی اطلاع ملی، وہ اسکول پہنچے اور ٹیچر کے خلاف FIR درج کرائی۔ دہلی میں شاہد راہ کے جوالا نگر علاقے میں بیڑی مانگنے پر ایک 20 سالہ نوجوان کو مبینہ طور پر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے جمعہ کے دن یہ بات بتائی۔ کستوربا نگر کا رہنے والا سنی سابق میں قتل کیس میں ملوث تھا۔ وہ اس وقت قانوناً نابالغ تھا۔ اس کے خلاف عام سیکٹری کیس بھی درج تھا۔ پولیس نے جوالا نگر کے راجیش کو گرفتار کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر پولیس شاہد راہ پرشانت گوتم نے یہ بات بتائی۔ راجیش نے پولیس کو بتایا کہ سنی نے اس سے بیڑی مانگی تھی، جس پر اسے غصہ آ گیا۔ بحث و تکرار کے بعد غصے میں راجیش نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر سنی کو دے مارا۔ سنی برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات میں کامیابی کے بعد تارکین وطن کی آمد روکنے اور انہیں امریکہ سے نکالنے کے اپنے بیانات پر قائم رہنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو اپنا پہلا انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ کی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے اپنے بیانات پر قائم ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق لوگوں کی ملک بدری کی قیمت کے سوال پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ یہ قیمت کی بات نہیں، خاص کر ایسے وقت میں جب لوگوں کو قتل کیا جائے اور منشیات گینگ کو ملک کو تباہ کر رہے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کو واپس جانا ہوگا، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ حماس کے رہنما سامی ابو ظہری نے کہا ہے کہ ایجکس اور مکابی تل ابیب کے درمیان یورپی فٹ بال لیگ کے میچ سے پہلے ایمسٹرڈیم کے واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بین الاقوامی مداخلت کے بغیر غزہ کی جنگ کا جاری رہنا اس طرح کے بے ساختہ نتائج کا باعث بنتا ہے۔ یہ بیانات ایمسٹرڈیم میں گزشتہ رات مکابی تل ابیب ٹیم کے اسرائیلی شائقین پر حملے کے مشاہدے کے بعد سامنے آئے۔ ان حملوں کی ڈچ اور اسرائیلی رہنماؤں اور بین الاقوامی سطح کے رہنماؤں نے مذمت کی ہے۔ ان واقعات کے بعد ایمسٹرڈیم پولیس نے 62 افراد کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ حکام نے اس حملے کو منظم یہودیت مخالف تشدد قرار دے دیا۔ ہفتے کو پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 30 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور مقامی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ کیس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے شمال مغرب میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ یہاں علیحدگی پسند بغاوت بھی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے مشرقی حصے میں حکام نے تمام پبلک پارکس، زو، میوزیم، تاریخی مقامات اور کھیل کے میدان 10 دن کے لیے بند کر دیے ہیں، کیونکہ ریکارڈ توڑ اسموگ نے صوبے پنجاب کے 18 اضلاع میں گھٹن کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ہزاروں لوگ بیمار پڑ گئے۔ لاہور کے شہریوں کی زندگی دوبھر ہو گئی۔ شہر میں گھنٹوں تک اسموگ چھائی رہتی ہے۔ حد نگاہ گھٹ کر 100 میٹر ہو گئی۔ زہریلی اسموگ نے 1 کروڑ 40 لاکھ کی آبادی والے شہر لاہور اور پنجاب کے دیگر حصوں کو گزشتہ ماہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس نے حکومت کو اسکول اور دیگر عام مقامات 17 نومبر تک بند کر دینے اور پنجاب کے 18 اضلاع بشمول دارالحکومت لاہور میں سرکاری ملازمین کو گھروں تک محدود کر دینے پر مجبور کر دیا۔ پنجاب کے محکمہ تحفظ ماحولیات کے ترجمان ساجد بشیر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں رہیں اور غیر ضروری سفر نہ کریں۔ اسپین میں سیلاب اور طوفانی بارش سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 223 ہو گئی، جبکہ 78 لوگ لاپتہ ہیں۔ اسپین کے وزیر ٹرانسپورٹ آسکر پیونٹے نے جمعہ کو اطلاع دی۔ آسکر پیونٹے نے سوشل میڈیا پر کہا کل 223 افراد کی موت ہوئی، مرنے والوں میں 48 کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ اکتوبر کے آخر میں موسلا دھار بارش نے اسپین کے مختلف علاقوں کو متاثر کیا۔ ملک کے جنوبی مشرقی حصے جہاں موسمی خطرے کی سطح زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی تھی، خاص طور پر سخت متاثر ہوئے۔ قدرتی آفت نے مشرقی اسپین کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ویلنسیا میں سڑکوں کو خاصاً نقصان پہنچایا۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔